सो यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन फुली एंथुसियास्टिक चैनल। तो आज अपन रिव्यू कर रहे हैं KTM सुपर ड्यूक 1290। मजाक कर रहा हूँ। आज अपन रिव्यू कर रहे हैं KTM ड्यूक 390। ये थर्ड जनरेशन मॉडल है और इसकी चाबी कुछ ऐसी दिखती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी फ्रंट की। तो यहाँ पे आपको डुअल सेटअप मिलता है हेडलाइट में, मतलब ये को हेडलाइट मिल जाती है और ये DRL मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। ये सेपरेट यूनिट है। इन द केस अगर आपकी ये चीज़ ब्रेक होती भी है, जो कि भगवान करे कभी ना होए, बट अगर इनकेस होती है तो ये आप इजीली इसको रिप्लेस करा सकते हो। हेडलाइट का खर्चा बच जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं अपन टायर प्रोफाइल की। 110/17 R70 का टायर मिल जाता है आपको। और डिस्क की बात बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे आपको मिलता है 320 mm की डिस्क मिल जाती है। मतलब ये इधर साइड आती है आपकी डिस्क। पुरानी वाली में उस साइड आती थी, बट अब इनने डिज़ाइन फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए इधर साइड इसको रख रखा है। थोड़ा वेट रिडक्शन के लिए सब चीज़ अननेसेसरी वाली चीज़ें हटा दी है। बाकी एक चीज़ है, KTM वालों से मेरी गुजारिश है कि आप वेट रिडक्शन और इन सब चीज़ों में मारुति की लाइन में मत आ जाना, गजब बेइज्जती है। जस्ट किडिंग। अब बात करते हैं अपन साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में आते से आप देख सकते हो कि इसका लुक बहुत ही शानदार बना रखा है और कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है सुपर ड्यूक से ही, जो कि लगता भी है। जो इसका फेंडर है और जो इसकी डिज़ाइन फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं सुपर ड्यूक 1290 से रिजेंबल करती ही है। अब बात करते हैं मेन हाईलाइट और मेन चेंज की, जो कि है ये अब ये नया इंजन है LC4C। LC4C स्टैंड फॉर लिक्विड कूल। 4 का मतलब है 400 और C का मतलब कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है ये 399 cc मिलता है। पहले वाला 373 cc मिलता था। और ये पावर जनरेट करता है 46 bhp, मतलब अराउंड 46.5 bhp जनरेट करता है और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि पुरानी वाली से 3 bhp ज़्यादा है और 2 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है। तो अपन चलाएंगे, पता करेंगे कि इसमें कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं आया है। अब आपको ड्यूक 390 में यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। पुरानी वाली जो सेकेंड जनरेशन में थी उसमें आपको प्रॉपर एग्जॉस्ट मिलता था, बट आपको एक अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको कूलेंट का वो मिल जाता है। और रेडिएटर की बात करो तो यहाँ पे आपको डुअल फैन रेडिएटर मिल जाता है, जिससे इंजन की कूलिंग अब ज़्यादा बेटर हो जाती है। अब बात करते हैं अपन बैजिंग की। तो यहाँ पे आपको ड्यूक 390 की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ नीचे आपको KTM की बैजिंग मिल जाती है। अब बात करें अपन कलर ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपको एक नया ब्लू कलर मिलता है और एक सेम ऑरेंज कलर। तो एक पूरा ऑरेंज कलर भी मिल जाता है आपको, जिसमें आपको सीट भी ऑरेंज मिलती है। अब बात करें अपन टेलिस फ्रेम की, तो ये आपको पुरानी वाली में क्या रहता था कि सेपरेट रहती थी, ये पूरा जॉइंट है, जो कि देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं अपन सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये मोनोशॉक जो है इसका पीछे वाला ये इस साइड इधर क्यों दिख रहा है, जो कि सही भी है। मतलब ये मतलब सेंटर सेट नहीं है, थोड़ा सा राइट साइड सेट है इसका। उसका रीज़न ये है कि जो एयर इंटेक है, जो एयरबॉक्स है, उसको थोड़ा बड़ा करा गया है ताकि इंजन ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर सके, ज़्यादा अच्छे से एयर इंटेक कर सके। आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो, सॉफ्ट हार्ड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट भी आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो, एज यू कैन सी। बट ये मैनुअली है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब बात करें अपन रियर टायर की, तो यहाँ पे आपको 150/60 R17 का टायर मिल जाता है। पीछे की डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है, जो कि अच्छी है। मतलब ब्रेकिंग इसकी अच्छी रहती है। पुरानी ड्यूक की अच्छी थी तो इसकी भी और फैबुलस होगी। अब बात करते हैं अपन बैक प्रोफाइल की। आप ये सोच रहे होंगे कि मडगार्ड किधर है इसका। KTM वालों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आपको कोई भी मडगार्ड नहीं मिलेगा। आप आराम से इसको ले, बारिश में उड़ाओ और कीचड़ पिलियन के ऊपर उड़ाओ। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? मजाक कर रहा हूँ। इनने अब ये नई चीज़ दे दी है, टायर हगर। मतलब अब आपको मडगार्ड की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनने जो टेल है बाइक की, उसी में इनने मडगार्ड मर्ज कर दिया है, जो कि अच्छा है। मतलब जो लोग मडगार्ड हटा के गाड़ी चलाते थे, जिनको मडगार्ड पसंद नहीं आता था गाड़ी में और उनको पीछे का टायर ऐसे दिखाने में बड़ा मजा आता था, उनके लिए अच्छा है ये। बात करें अपन पीछे की लाइट्स की, तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। ये आपको पीछे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये पीछे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ये साइड में आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। और अब जो KTM में आती थी फेसलिफ्ट उसमें ये चीज़ आई थी, वो था ये क्विक शिफ्टर। अब ये बाय डायरेक्शनल हो गया है ऑटो ब्लिपर के साथ। मीन्स कि अब आप शिफ्ट भी कर सकते हो क्लचलेस और डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। उसके बाद बात करें अपन सीट्स की, तो यहाँ पे आपको पिलियन सीट मिल जाती है। ये थोड़ी सी हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब ये मिनिमल है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और राइडर की अगर सीट की मैं बात बताऊँ तो ये थोड़ी सी इस वाली से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। टैंक की बात करें तो टैंक आपको 15 लीटर्स का मिलता है, जो कि अच्छी बात है। आपकी मतलब फ्यूल रेंज बढ़ जाती है इससे। अब बात करते हैं अपन TFT की। ये न्यू एनिमेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है, जो कि अच्छा लगता है। ये आपको अब सामने ही बेसिक वार्निंग्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको नीचे स्पीड मिल जाती है, RPM मीटर,
ये फ्यूल रेट, इंजन टेम्परेचर का बता देते हैं, राइडिंग मोड बता देते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रिप 1 पे एवरेज स्पीड बता देते हैं आपको कि कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी थी। बैटरी के वोल्टेज बता देता है। ये बेसिक आपको इंजन की वार्निंग्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है और यहाँ पे आपको ABS का मोड मिल जाता है कि अभी रोड पे ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको मिल जाता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है क्या ऑफ है। यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल के साथ आपको राइड मोड मिल जाते हैं और राइड मोड पे आपको स्ट्रीट, ट्रैक, रेन, ये 3 मोड मिल जाता है। और जब आप ट्रैक मोड एनेबल करते हो तो आपका लॉन्च कंट्रोल भी अनलॉक हो जाता है, बाकी में लॉक रहता है। यहाँ पे आपको ABS का मोड मिल जाता है, रोड, सुपर मोटो। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का मिल जाता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के बाद आप अगर ऑफ रहेगी तो आपकी गाड़ी स्किड खाएगी और जब ऑन रहेगी तो आपकी गाड़ी स्टेबल रहेगी। ऐसा मतलब एनिमेशन बहुत अच्छा दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं अपन बाइक इन्फो की। तो बाइक इन्फो में आपको बेसिक गाड़ी की जितनी इन्फो है वो मिल जाती है कि कूलिंग टेम्परेचर क्या है, फ्यूल रेंज कितनी है, बैटरी, ओडोमीटर, और यहाँ पे आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्पीड कंट्रोल मिल जाता है जो कि अच्छा है, एक अच्छा फीचर दे रखा है कि कहीं पे आपको अगर एक लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलानी, जैसे अभी 50 किलोमीटर पे सेट है तो ये 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब जो भी स्पीड रहेगी। जैसे आपको किसी और को गाड़ी देनी है वो 50 किलोमीटर के ऊपर नहीं ले जा पाएगा अपनी गाड़ी, तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है। फेवरेट्स में आप अपना चेंज कर सकते हो कि आपका बटन दबाने के बाद आपको क्या चीज़ चाहिए। क्विक सिलेक्टर है, जैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। और कनेक्टिविटी में आपको फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाती है। किक शिफ्टर आप ऑन ऑफ कर सकते हो। शिफ्ट लाइट के आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। क्लॉक डेट मिल जाती है, यूनिट्स मिल जाती है, लैंग्वेज मिल जाती है। और एक्स्ट्रा फंक्शन में भी कॉल, लॉन्च कंट्रोल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक शिफ्टर, ये सब चीज़ें ही अंदर मिल जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भर के दे रखी है अब नई वाली ड्यूक 390 में। स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको व्हील स्विच मिल जाता है और जिसको आप नीचे करके यहाँ से इग्निशन दे सकते हो। और लीवर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको टॉगल करने के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पास स्विच का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है, ये इंडिकेटर का, और ये हॉर्न का बटन मिल जाता है आपको। अब मैं आपको एक बार इसकी DRL दिखा देता हूँ कि इसकी DRL कैसी लगती है देखने में, और उसके बाद मैं आपको इसकी हेडलाइट बता देता हूँ। चलिए अब गाड़ी का मैं एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूँ। तो ये आइडल साउंड है। चलिए चलते हैं और राइड करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये पुरानी वाली से कुछ बेटर है कि वैसी की वैसी है। सो लेट्स गो। So here we are riding 2024 Duke 390. So let's go. अपन इसको लॉन्च करते हैं विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल और अभी अपन ने ट्रैक मोड अनेबल कर रखा है। सो ट्रैक मोड आप देख सकते हो अनेबल है और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो अपन ऑफ कर देते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है। सो हियर वी आर लॉन्चिंग 2024 ड्यूक 390. सो लेट्स स्टार्ट। हैजार्ड लाइट ऑफ। सो इन 3, 2, 1 गो। One go. 100 बहुत अच्छे से टच कर चुकी है। अब ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं। शानदार भाई, बिल्कुल शानदार है भाई। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इवन दो मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई, जो 3 bhp का जो बढ़ोतरी हुई है और 2 न्यूटन मीटर का जो बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। तो मतलब जो ब्रूटल एक्सेलरेशन है ना भाई, बहुत ब्रूटल एक्सेलरेशन है। मतलब अगर आप ट्रैक मोड ऑन करने के बाद अगर आपने लॉन्च कंट्रोल, अभी तो हुआ नहीं क्योंकि इसके 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुए, बट विदाउट ट्रैक्शन कंट्रोल भाई आगे से व्हीली पॉपअप हो जाती है इन सेकेंड गियर ऑल्सो। मतलब फर्स्ट गियर में तो होती ही होती है, सेकेंड गियर में भी होती है। इसलिए आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखने का इसका, कि भाई थोड़ा मतलब थोड़ा अपनी लिमिट के हिसाब से चलाओ, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और सिंपली भाई मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्सेलरेशन है इसका। चलिए अब अपन इसका ट्रैक मोड हटा देते हैं और देखते हैं कि ऑन द गो होता है कि नहीं होता है। हाँ, ऑन द गो हो जाता है। स्ट्रीट मोड पे आ गई गाड़ी अब, तो अपन अब इसको स्ट्रीट मोड में चलाते हैं। स्ट्रीट मोड में इसका जो बेसिक लेआउट है ऐसा कुछ है और ट्रैक में आपने देख लिया था कि बहुत अच्छा गिमी की लुक दे रखा था। सो
सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो आपने परफॉर्मेंस तो देख लिया भाई, बहुत शानदार है लिटरली भाई। मतलब सेकेंड जेन जो ड्यूक थी ना, उससे बहुत ज़्यादा फैबुलस परफॉर्मेंस है इसका। जो लो एंड है वो भी अच्छा है, जो मिड रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो टॉप एंड है भाई, टॉप एंड पे तो भाई बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस है इसका। मतलब बहुत ब्रूटल एक्सेलरेशन है इसका। बात करें इसके बाद अपन गियर बॉक्स की, तो भाई इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा है। मतलब आपने देखा क्विक शिफ्टर कितने अच्छे से वर्क कर रहा था। हाँ, थोड़ा सा जर्की आपको लगेगा, मतलब वैसा जर्क भी नहीं है कि आपको अनोइंग वाला लगेगा कि यार ये क्या है मतलब ये क्या बवासीर बना दिया, ये वाला नहीं रहेगा। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। टिपिकली अगर जेन 2 मैं अगर बोलूँ ना, तो जनरेशन जो 2 की जिसमें फेसलिफ्ट में जो क्विक शिफ्टर आया था ना, वो ज़्यादा जर्की था। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। आई होप सो कि KTM वाले इस पर थोड़ा सा वर्क करे और इसको बहुत और अच्छा स्मूथ कर ले, जैसे R1M का है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसका क्विक शिफ्टर आप उसकी तरह मत समझिएगा कि एकदम सुपर बाइक लेवल का है। थोड़ा सा जर्की है, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब का जो फुट का मूवमेंट है उसको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि गियर अच्छे से स्लॉट हो सके। अगर आप आधे में कर दोगे ना, तो भाई थोड़ी दिक्कत है। को क्विक शिफ्टर को अच्छे से यूज़ करिएगा, नहीं तो ये गाड़ी का काम भी लाता है। तो मैं मेनली यही बोलूँगा कि अगर आपको क्विक शिफ्टर वर्क करना आता है तो आप अच्छे से करिएगा, नहीं तो आप क्लच से करिए। यूँ भी क्लच भी इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं बात करूँ इसके इंजन हीटिंग, जो डुअल फैन है वो अच्छे से वर्क करता है, तो हीटिंग इतना ऐसा आपको पैर पे नहीं लगेगा। उसके बाद इन गियर एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो इन गियर एक्सेलरेशन आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। मतलब आपको शिफ्ट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, और क्विक शिफ्टर भी आप देख सकते हो कि बहुत नॉर्मली स्पीड में भी आप आराम से वर्क कर सकता है। उसके बाद बात करें अपन ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स तो आपने देख लिया भाई, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ टू गुड भाई। मतलब इतनी अच्छी ब्रेकिंग भाई, मतलब ड्यूक से तो मेरे को एक्सपेक्ट ही है कि भाई इतनी अच्छी ब्रेकिंग देंगे सही भाई। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, इतनी अच्छी पावर दे रहे, तो ब्रेक भी इतने अच्छे देने ही पड़ेंगे ना भाई, सिंपल सी बात है। बात तो सही है। उसके बाद बात करें अपन हैंडलिंग, कंफर्ट और स्टेबिलिटी की, तो भाई स्टेबिलिटी में तो भाई ड्यूक का यूँ भी कोई जोड़ तोड़ नहीं है। मतलब स्टेबल तो बहुत अच्छे से रहती है। जो पावर टू वेट रेशियो है, जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बट आगे से जो गाड़ी है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा लाइट बना रखी है, तो उसके चक्कर में आपको एक इशू थोड़ा सा होएगा, क्योंकि गाड़ी पावर बहुत है, आगे से वेट बहुत कम है, तो व्हीली पॉपअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर आप सेकंड गियर में भी हो या थर्ड गियर में भी हो और आपने फुल टोटल ले लिया ना, तो गाड़ी आगे से पॉपअप हो जाएगी। क्योंकि ये गाड़ी में पावर जो भर रखी है ना भाई, अति में भर रखी है, बहुत ज़्यादा पावर भर रखी है। एक 400 सीसी के हिसाब से सिंगल सिलेंडर, बल्कि ये कोई 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर कुछ नहीं भाई, पावर बहुत ज़्यादा भर रखी है और बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्सेलरेशन है। तो इसका मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करने के बाद ही लॉन्च करो। और आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके भी लॉन्च कर रहे हो, तो थोड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में अच्छे से धीरे से लॉन्च करिएगा। ऐसे झटके से एकदम लॉन्च करोगे तो गाड़ी पॉपअप हो जाएगी सामने से। लाइट की विजिबिलिटी की मैं बात बताऊं, तो लाइट की विजिबिलिटी अच्छी दे रखी है। मतलब ओल्ड की भी इतनी कोई बुरी नहीं थी, ये भी अब अच्छी है। इंजन रिफाइनमेंट की बात करूँ, तो इंजन रिफाइनमेंट बहुत शानदार दे रखा है। मतलब पहले वाली जो ड्यूक है उससे तो बहुत शानदार रिफाइनमेंट दे रखा है। मतलब ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिनको रिफाइंड गाड़ियाँ बड़ी पसंद आती है, जस्ट लाइक होंडा। अब बात करते हैं अपन कंफर्ट की, तो कंफर्ट गाड़ी में अच्छा दे रखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जो फुटरेस्ट है वो थोड़े से रियर सेट है, तो आपके पैर ज़्यादा ही थोड़े एग्रेसिव पोस्चर में आप बैठे रहते हो। बाकी ऐसा इतना भी वो नहीं लगता है। और जो आपका ये कंसोल है, ये थोड़ा ज़्यादा आपके पास लगेगा, तो इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। बट ऐसा आपको कोई इशू नहीं रहेगा उसमें। अब इसके बाद बात करते हैं अपन सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन वर्क अच्छा करता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हार्ड और सॉफ्ट आप अपने हिसाब से प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हो, और यूँ भी नॉर्मल उस पर भी अच्छा वर्क करता ही है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद माइलेज की, तो माइलेज गाड़ी का मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आपको एज यू ऑल नो कि भाई ड्यूक से आप कभी भी माइलेज एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। तो ये आपको अराउंड 25 to 30, 30 to 32 मिल जाएगा आपको मैक्स, या आपकी किस्मत अच्छी हो और आप बहुत अच्छे चलाने वाले हो तो 35 भी बड़े आराम से मिल जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो भाई, जो घोड़ा रहता ना उसको घोड़े जैसा चलाओ, कछुए जैसा मत चलाओ। क्योंकि वही बात है ना भाई, कछुए को घोड़े जैसे चलाओगे और घोड़े को कछुए जैसे चलाओगे तो भाई बात नहीं बनेगी। जो जैसा है वैसा उसको चलाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या बात है। अब बात करते हैं अपन इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि आपको ड्यूक 390 लेनी चाहिए कि RTR 310 लेनी चाहिए। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, फुकरा इंजन के हारने का कारण क्या लगता है आपको? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो ऐसा कुछ है, अगर आपके पास बजट है अच्छा,
तो आप इस पे जाइए, बजट कम है तो उस पे जाइए। दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि आपको अगर फीचर्स ज़्यादा चाहिए, अगर आपकी मेनली प्रायोरिटी टूरिंग है तो आप RTR 310 पे जाइए, क्योंकि उसमें कंफर्ट इससे ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसका जो पोस्चर है थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, उसमें फीचर्स थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं टूरिंग को लेते हुए, क्योंकि उसमें सीट है वो वेंटिलेटेड है। और मैंने आज से पहले मतलब जो उस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें कभी वेंटिलेटेड सीट का फीचर नहीं सुना है, तो वो फर्स्ट इन इंडिया बाइक है जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स है। और दूसरी चीज़ उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है, इसमें कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं, इसमें सिर्फ एक स्पीड लिमिटर है कि आप एक स्पीड लिमिट कर दो तो स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, बट आपका थ्रॉटल तो आपको दे के ही रखना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप पे अगर टूरिंग है, और क्योंकि टूरिंग रहेगी तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे गाड़ी माइलेज भी अच्छा दे दे, पावर भी अच्छा दे दे, सो RTR 310 आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको चाहिए एकदम ब्रूटल परफॉर्मेंस जैसा आपने देखा अभी, तो आप फिर इस पे जाइए। मतलब आपको अगर मस्त एकदम एड्रेनलिन रश चाहिए ना, तो उसके लिए ये गाड़ी है। सो होप सो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी होगी। सो मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अपना का ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।